हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे क्लास 12 का 5वां चैप्टर है। एक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्तर विद्युत की। तो स्तर विद्युत के अंदर 4 चैप्टर थे, उन चारों चैप्टरों की थियोरी, इसके अलावा उसके सारे कॉन्सेप्ट और इसके अलावा उसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो भाई आज का जो हमारे टॉपिक है वो है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं धारा विद्युत की। क्या कहते हैं भाई? धारा विद्युत की। यानी अब तक जो हमने पढ़ा था इन 4 चैप्टरों में, उसमें आवेश जो है वो स्थिर रहता था। यानी जैसे कोई क्यू आवेश होता था उसका वेग 0 होता था, है ना, वो चलता नहीं था। जैसे किसी वस्तु को हम आवेशित करते है ना, तो आवेश इसके ऊपर पड़ा रहता था एक जगह, है ना, आवेश गति नहीं करता था। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 4 चैप्टर पढ़े और चारों चैप्टरों में इस प्रकार की सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के बारे में हम यानी इसके अंदर चर्चा करेंगे। 2 चैप्टर में इसके पढ़ेंगे। कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 2 चैप्टर में इसके पढ़ेंगे। और जो क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो आरबीएसई में हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे वो सीबीएसई में हो, उनके ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। इनके बहुत अच्छे अच्छे आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे से गहराई से आपको ये समझाया जाएगा, फील करवाऊंगा पूरी, है ना। अब देखो, जैसे सबसे पहला जो हमारा भाई इसके अंदर टॉपिक है वो क्या है? धारा। क्या है भाई? धारा। जैसे आपके पास में कोई वस्तु है, इसको मैंने आवेशित कर दिया, धन आवेशित कर दिया। धन आवेशित किया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा कुछ समझा दिया था। और ये आपकी ऋणावेशित प्लेट है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसको हम जैसे किसी तार की सहायता से जोड़ते हैं तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर भागेंगे? सारे के सारे इधर भागेंगे, इस तरह। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागेंगे तो हम ऐसा कहते हैं कि धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। धारा आई से बताते हैं। किससे बताते हैं? आई से बताते हैं धारा को। और जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भागेंगे तो हम कहेंगे धारा इस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो इस समय आवेश गति करने में, इसमें तो आवेश स्थिर था, एक जगह पड़ा था, है ना, लेकिन इसमें आवेश गति कर रहा है। तो हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि जब आवेश गति करते हैं तब वो धारा का निर्माण करते हैं, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश, है ना। कई कंडीशन में धनावेश खुद भी गति करते हैं और धारा का निर्माण करते हैं। आगे एक छोटी सी टेबल के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, है ना। और हमेशा धारा जो है यानी नॉर्मली धातुओं के अंदर, क्योंकि हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे होते हैं, उपकरण होते हैं, उनमें सारे के सारे तार किसके बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं, क्योंकि तांबा विद्युत का अच्छा चालक होता है ना। और तांबा एक धातु भी है, तो धातुओं के अंदर हमेशा धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही बहती है ना। ये चीज हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखें। और ये जो धारा जो है भाई, ये हमारे जीवन में यानी आज के टाइम में बहुत महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्मार्टफोन से जो हमारा यानी जो ये हमारा होता है ना स्मार्टफोन, इससे लेकर हमारी टीवी, हमारे जितने भी उपकरण, हमारी कारें, है ना, कार भी इसी के ऊपर काम करती है। स्पार्क उत्पन्न होता है तभी इंजन स्टार्ट होता है उसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आम जीवन में काम में आती है, यानी धारा हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई है। और इसके बिना आज की हमारे पास में जितनी भी सुविधाएं हैं उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो व्यवहारिक जीवन के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही होगा विद्युत धारा का। क्या होगा भाई? विद्युत धारा का, है ना। देखो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है आपके? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इसको कहते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखो, विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा को इस प्रकार यानी डिफाइन किया जाता है कि आवेशों के नेट प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेशों के नेट प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब यहाँ पर एक शब्द बोला मैंने, नेट प्रवाह। नेट प्रवाह का मतलब क्या होगा? अगर आप नेट प्रवाह इस शब्द इसकी डेफिनेशन में काम में नहीं लेते हो, सीधा लिख दो आवेशों के प्रवाह के दर को, तो ये डेफिनेशन गलत है ना। देखो क्यों? मान लो आपके पास में जैसे ये कोई आपके पास में कोई मेटल है यानी कोई धातु की चीज है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो नेट आवेश कितना प्रवाहित हुआ?
नेट आवेश यहाँ पर हुआ 0। कितना हुआ, क्यू नेट कितना हुआ 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन यानी इधर जाएंगे। तो अगर आप ये डेफिनेशन बोलो कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्या यहाँ पर ये फिक्स बैठती है क्या? देखो आवेश तो प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश गति कर रहे हैं इसमें, लेकिन आवेशों का गति करना ही पर्याप्त नहीं है ना। एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर नेट आवेशों का प्रवाह होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, है ना। कई बार यहाँ पर सतत शब्द भी प्रयोग में लिया जाता है कि आवेशों के सतत प्रवाह की दर को धारा, लेकिन ये डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है ना। तो ये शब्द आपको यहाँ पर काम में लेना जरूरी है, तो इसको आप मत बोलना। अगर कहीं भी परिभाषा पूछे या कहीं भी 1 नंबर आधे नंबर में कहीं आ जाए आपको, या कोई और आपसे पूछते तो आप क्या कहोगे, आवेशों के नेट प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं ना। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो इसके बाद में जो भी आपकी विद्युत धारा होती है उसको आई से दर्शाते हैं। ये किससे दर्शाते हैं, आई से, है ना। और नेट प्रवाह की दर आता है, इसका मतलब समय का भाग लगता है, तो नेट आवेश बटा टी टाइम, यही आपके धारा का फॉर्मूला है। इसको आई से दर्शाते हैं। यहां से इसकी यूनिट क्या आएगी, मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा, यहां से इसका मात्रक यहां से होगा आपके कूलाम बटे सेकेंड, यह होगा इसका एम्पियर। क्या होगा भाई, एम्पियर होगा। और यहाँ पर 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, है ना। इसको 1 एम्पियर हम लिख सकते हैं। 1 एम्पियर मूल राशि भी है ना। मूल राशि का मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी आपने 11th क्लास के अंदर, उनमें से भी एक ये होती है। इसके अलावा इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो M0, L0, T0, A1, ये इसकी डायमेंशन होती है। A1 लिखना है सीधा, है ना, A1 याद रख लेना। अब इसके बाद में देखो इसका एक सीजीएस पद्धति में मात्रक और होता है। ये तो किसमें था आपका, एसआई पद्धति के अंदर, है ना। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है बायोट। क्या होता है, BIOT, बायोट, है ना। और 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 बाइट, है ना, बाइट बोलते हैं। तो ये आपके विद्युत धारा के मात्रक हो गए, इसकी परिभाषा हो गई, इसकी विमा हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जो विद्युत धारा है आपकी वो अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? अब आप कहोगे सर ये तो इसमें तो डायरेक्शन होती। सबसे पहले विद्युत धारा की डायरेक्शन की हम बात करते हैं। तो विद्युत धारा की जो भी डायरेक्शन होती है वो हमेशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह कोई प्रतिरोध लगा है, ये प्लस माइनस, तो धारा इस डायरेक्शन में जाती है, यानी प्लस से निकलती है और माइनस वाले टर्मिनल में प्रवेश करती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। या आप ऐसा कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो इसकी डायरेक्शन पूछे तो कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, या आपके उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। किस तरफ होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। किस तरफ होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आई, है ना। ये सबसे ज्यादा अच्छी जो लाइन है वो ये है ना, क्योंकि हर जगह फिट बैठ जाती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा की डायरेक्शन होती है। अब देखो जैसे मैं आपको कहूं कि एक वस्तु है जो 0 वोल्ट पर है, दूसरी जो वस्तु है वो आपकी -5 वोल्ट पर, तो बताओ धारा किधर बहेगी। अब यहाँ पर तो बैटरी का धनात्मक ऋणात्मक टर्मिनल है ही नहीं, ये तो उदासीन है, और ये ऋणात्मक टर्मिनल हो सकता है, लेकिन ये उच्च विभव पर है। -5 से 0 बड़ा है, यानी उच्च विभव पर है, तो धारा किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन। इसके अलावा एक और हो सकती है कि धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अपोजिट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चलते हैं तो धारा ऐसे चलती है ना। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा के अंदर यानी धारा का हमेशा प्रवाह होता है। तो ये होगी धारा की डायरेक्शन की बात। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो धारा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर धारा की दिशा आ रही, धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती, फिर भी अदिश राशि है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये सदिशों के योग नियमों का पालन नहीं करती। केवल दिशा होना पर्याप्त नहीं है भाई, है ना, वो सदिशों के योग नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। जैसे अगर हम गौर से देखें तो आपने त्रिभुज नियम के अंदर ऐसा पढ़ा होगा, है ना, यदि किसी त्रिभुज की 2 कर्मागत भुजाएं समान सदिशों को व्यक्त करती है तो उसकी तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है ना। और उस समय हमने 2 सदिशों में इस प्रकार, मान लो एक F1 है, एक F2 है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर इसका जो F नेट आता था वो कितना आता था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यानी वैलिड नहीं है भाई, यानी धारा के कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला काम में नहीं आता है। यानी धारा में डायरेक्शन तो होती है, दिशा तो होती है, लेकिन वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, सदिशों के योग नियमों का पालन
नहीं करती है, जैसे त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम या बहुभुज नियम। देखो इसको प्रूव करके देखते हैं। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर दो तार हैं ऐसे, इसमें से धारा आ रही है 3 एम्पियर, इसमें से आ रही है आपके 5 एम्पियर, है ना, और ये एंगल है θ1। तो यहाँ कितनी धारा हुई? लॉजिकली सोचो, है ना। रियल लाइफ में मान लो आप रियल लाइफ में ऐसा कर रहे होते तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको मिलता 8 एम्पियर, है ना। लॉजिकली सोचो, इसको प्रूव करके थोड़ी बता सकते हैं ना। आम जीवन में देखो ऐसा क्या हो सकता है? यहाँ पर दो तारों को जोड़ दो, यहाँ 3 एम्पियर या 5 एम्पियर, यहाँ कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। इसके अलावा मान लो ये एंगल आप यहाँ से बढ़ा के θ1 से θ2 कर दो, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो यहाँ धारा कितनी जाएगी? वापस 8 एम्पियर। तो दोनों तारों के बीच का थीटा चेंज करने पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इससे कोई भी प्रभाव भाई नहीं पड़ा। इसका मतलब इसके अलावा जो हमारे तार होते हैं, है ना, वो तार कैसे होते हैं? हमारे घरों में लगे होते हैं तार, इस टाइप से लगे होते हैं। कई जगह से हमें तारों को मोड़ना पड़ता है, तो हम जानते हैं कि धारा में डायरेक्शन होती है। तो जैसे आपने वट के अंदर देखा है, कोई पार्टिकल है वो गति करता है v वेग से, तो वो जैसे जैसे इस वट के ऊपर घूमता है तो उसके वेग की डायरेक्शन बदली, यानी इसकी डायरेक्शन बदलने लगती है, जिससे इसमें त्वरण उत्पन्न होने लगता है ना। इसलिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो सेम रहता है, लेकिन वेग की दिशा बदलने से इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, डायरेक्शन बदलने पर धारा का मान बदल जाता है ना, और इससे कई प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। जबकि हम देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, तार को कैसे मोड़ के लगा दो, किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, है ना, धारा का मान उतना का उतना ही रहता है। तो इससे आप क्या समझे कि धारा जो है वो अदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है फिर भी अदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सदिशों के योग नियमों का पालन नहीं करती है। अब इसके बाद में आगे देखो, तो ये हो गया हमारे इसकी डायरेक्शन। अब आपके जो है वो है औसत धारा में, क्या है? औसत धारा। औसत धारा का मतलब एवरेज करंट। क्या है भाई? एवरेज करंट। तो देखो एवरेज करंट क्या चीज है? देखिए एवरेज करंट के अंदर क्या होता है कि आई एवरेज बराबर कुल आवेशों का या नेट आवेशों का प्रवाह बटे समय अंतराल, ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज धारा निकालने का, है ना। इसके ऊपर आगे कुछ आपको सवाल करवा दूंगा। अब देखो ये आपकी औसत धारा हो गई कुल आवेश बटा या नेट आवेश बटा समय अंतराल, है ना। अब देखो इसके बाद में जो आपके भाई आगे आता है वो क्या है? अगला टॉपिक वो है आपके तात्क्षणिक धारा। क्या है? तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? देखो इसको लिखते हैं हम आई एन एस से, और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी इज गोइंग टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। देखो जैसे आप बाइक चलाते हो, इसको समझो तात्क्षणिक वास्तव में होता क्या है। आप बाइक से कहीं जा रहे हो मान लो, है ना, और जब आप बाइक से कहीं जा रहे होते हो तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए और वहां पर किसी ने आपसे पूछा कि आप किस स्पीड से यहां तक आए थे, तो आप क्या कहोगे? 60 किलोमीटर पर आवर। क्या पूरे रास्ते के दौरान आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी? बीच में मोड़ भी आए थे, है ना, कई प्रकार के अवरोध आए थे, स्पीड ब्रेकर आए थे, है ना, और इसके अलावा कहीं पे स्पीड स्लो करनी पड़ी थी, कहीं पे तेज करनी पड़ी थी। तो आपने जो 60 किलोमीटर पर आवर उसको बताया है वो वास्तव में एवरेज वेलोसिटी है। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अब इसको किसी और तरीके से देखो, जैसे आप बाइक पे चल रहे हो और मैंने आपको फोन किया, है ना, और मैंने यह मान लो आपके पापा ने फोन किया, आप उनको बेवकूफ बना के चाबी लेके चले गए और आप अपनी बाइक को भगा रहे हो, 100-150 भगा रहे हो, है ना। पापा का फोन आ गया अचानक और उन्होंने कहा कि बता स्पीड क्या है अभी? आप देख के कहते हो 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? आपने उस क्षण उसी स्पीड को बताया। क्या पूरे रास्ते आपकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर थी क्या? नहीं, उस क्षण थी जिस क्षण आपसे पूछा गया था, है ना। इसलिए यह भी कहा जाता है कि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो तात्क्षणिक चाल मापता है। क्या मापता है? तात्क्षणिक चाल। बिल्कुल धारा में भी ऐसा होता है। आपने मीटर लगाया, है ना, पूरे घर में आपके मान लो 2 घंटे तक धारा का प्रवाह आपसे पूछा कि आप कितनी आपके घर में धारा आ रही थी, आपने कहा कि 5 एम्पियर आ रही हुई, है ना, हालांकि बहुत ज्यादा है, फिर भी आपने कह दिया 5 एम्पियर आ रही थी, है ना। और आपको किसी क्षण पूछ लिया अभी बता धारा कितना है, आपने मीटर लगाया और उसमें वो धारा 3.2 एम्पियर, है ना। तो जो 3.2 है वो क्या है? वास्तव में तात्क्षणिक धारा। जबकि 5 एम्पियर जो है
वो क्या है, एवरेज है ना, पूरे टाइम का एवरेज, टोटल धारा में कुल समय का भाग दिया गया है। तो देखो इसको हम अवकलन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में dq बाई dt, क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, है ना। तो ये आपकी क्या है, दार्शनिक धारा है, क्या है, दार्शनिक धारा है। जैसे मैं आपको कहूं एक सवाल कि इस पर ट्यूशन देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आवेश यानी किसी परिपथ के अंदर आवेश है, वो समय के अंदर वो समय के साथ इस प्रकार से बदलता है। तो t बराबर 2 सेकंड पर धारा का मान बताओ। तो इसके एक फिक्स क्षण पे पूछा है कि t बराबर 2 सेकंड पे कितना है, पूरे टाइम का तो नहीं पूछा ना। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, INS इक्वल्स टू dq अपॉन dt। INS का मतलब इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस है ना। तो INS ये हो जाएगा, देखो d अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 4t क्यूब प्लस 2t प्लस ये हो जाएगा आपके 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0। तो देखो यहाँ पर t की वैल्यू आप पुट कर दो, तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये, देखो 16 प्लस 2 कितना, 18 एम्पियर, कितना 18 एम्पियर हो जाएगा। ये आपका है। इसके ऊपर इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इसके अलावा देखो वो आपसे किसी टाइम पे क्या पूछ सकता है, वो आपसे किसी टाइम पे आवेश भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, आवेश। जैसे मैं आपको कहूं कि INS बराबर, या इसको केवल I रहने दो, तो dq upon dt हो जाएगा, है ना, तात्क्षणिक। तो dq बराबर क्या हो जाएगा, I dt। तो यहां पर अगर वो कभी भी आपको t1 से लेकर t2 टाइम तक आवेश पूछ ले कि इस परिपथ में इतनी धारा बह रही थी, मान लो धारा का उसने फॉर्मूला दे दिया I बराबर 2t प्लस 1, है ना। वो बोल रहा है किसी परिपथ में धारा समय के साथ इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, तो बताओ इस समय से लेकर इस समय तक परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो उसको आप कैसे करोगे, तो उसको आप करने के लिए क्या करोगे, I बराबर 2t प्लस 1 है, तो dq बराबर कितना है, I dt, लिमिट t1 से लेके t2 तक, 0 से लेके q तक। वो बोल दे आपको 0 से लेके 2 सेकेंड तक, कहां से कहां तक, या 1 से 3 सेकेंड ले लो, 1 से 3 सेकेंड तक, है ना। देखो तो क्या हो जाएगा, q माइनस 0 बराबर I की 2t प्लस 1 dt, ये इसका हो गया इक्वेशन, और यह हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक। तो q बराबर यह हो जाएगा भाई 2t स्क्वायर बटा 2, समाकलन करना रहता है ना सबको, और ये हो जाएगा प्लस t 1। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट होता है उसका समाकलन क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही आ जाता है। जैसे dx होता है तो x आ जाता, और अगर dt है तो t आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी इसकी 1 से लेकर 3 तक। तो q बराबर आपके क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 2 से 2 तो कट गया, देखो इसको तो काट दो पहले, है ना। तो ये कितना 9, ये प्लस 3 माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके माइनस का 1। देखो यहाँ पर t का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर 1, तो 1 और 1 कितना, देखो माइनस 2, तो प्लस 1, तो 10 एम्पियर आ जाएगी, सॉरी 10 कूलम, कितना आ जाएगा 10 कूलम। इसको और आप यानी आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना। अब देखो इसके बाद में जो वही आपके है, वो है आपके कि कुछ चीजों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको कहूं कि इस प्रकार से कोई तार है आपके पास में, जो आगे से जाके ऐसा पतला हो रहा है, ऐसे पतला हो गया, है ना। इसमें I धारा बह रही, तो इसमें और इसमें कितनी धारा बहेगी, धारा का मान कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। जैसे पानी बहता है ना पाइप में से, तो यहाँ पर पानी की स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्या धारा के साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो धारा के साथ ऐसा नहीं होता। I1 इसको अगर I2 मान ले, इसको I3 मान ले, तो तीनों के अंदर धारा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि धारा जो होती है, स्थायी धारा जो होती है, दिष्ट धारा, वो तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी डिपेंड नहीं करती है। चाहे आप तार छोटा लो चाहे मोटा लो, धारा उतनी ही बहेगी, है ना। या जैसे आपके घर में जो मान लो आपके घर में 2 एम्पियर की धारा बह रही, अगर आपने तार मोटा ले लिया तो वहां पर क्या धारा ज्यादा बह जाएगी, धारा ज्यादा नहीं बहेगी, है ना। तो स्थायी धारा के लिए जो धारा का मान है वो तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा
एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो धारा का जो मान है वो तार की अवस्थिति और उसके अभिविन्यास पर डिपेंड नहीं करता है कि तार को आपने कैसे रखा है, कहां पे रखा है, इस चीज का भी इसमें कोई महत्व नहीं होता है। तो ये आपके धारा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखो। हाँ भाई, अब देखो इसके बारे में आपकी एक चीज और होती है इसके अंदर कि जैसे वो आपको कह दे कि किसी तार में से 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, कितने समय में? 2 सेकंड में। तो धारा कितनी बहेगी, इसको आप कैसे बताओगे? अब की बारिश ने आवेश नहीं दिया, 10 इलेक्ट्रॉन दे दी, तो आई बराबर क्या होता है? Q बटा टी। कैसा ही होता है? Q नेट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आवेश का क्वांटीकरण के अंदर आपने क्या पढ़ा था? Q बराबर NE, कि हमेशा किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में दिया जा सकता है। आवेश के क्वांटीकरण में फॉर्मूला पढ़ा था, ये बहुत काम में आएगा आगे, है ना? जहां तक आप पढ़ोगे वहां तक काम में आएगा। Q बराबर NE, तो I बराबर आप रख सकते हो NE बटा टी। तो कभी भी आपको अगर वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे तो धारा कैसे निकालोगे? NE बटा टी। कैसे निकालोगे? NE बटा टी। इस फॉर्मूले से आप यहां से धारा का मान निकाल लोगे। कई बार वो आपको ये कह सकता है कि कोई गैस है, जैसे मान लो, है ना, उस गैस में से 10 धनायन और 9 ऋणायन प्रवाहित होते हैं, है ना? तो बताओ धारा का मान कितना होगा? तो यहां पर आप कैसे निकालोगे? I बराबर धनायन का मान N1 इलेक्ट्रॉन माइनस N2 इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा टी, है ना? यानी आप धनायन में से ऋणायन को घटा दो और उसको E से गुणा कर दो, है ना? यहाँ पर E जो है वो किसको बताता है? वो ऋणावेश को नहीं बताता, वो E को यानी 1.7 और 10 की घात -19 कूलम को बताता है। तो आप इसको ऐसे भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। वैसे इस टाइप के कई सवाल आपको मिलेंगे आगे आपके पास में, जो भी गाइड है, चाहे एक्सीलेंट एसपी जो भी है, ये आपके पास में जो किताब है उसमें भी इस टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो एक चीज का ध्यान रखें, धनायन में से ऋणायन को घटाते, है ना? कि जितना मान लो वो आपको कहते हैं कि धनावेश प्रवाहित हो रहा है, इधर ऋणावेश प्रवाहित हो रहा है, तो बताओ धारा कितनी? तो ऋणावेश के आगे माइनस का चिन्ह लगा देना, क्योंकि नेट आवेश निकालते समय माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आप इस टाइप से इस टाइप का सवाल भी ऐसा कर सकते हो। अब देखो, जिस एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो क्या, जैसे मैं आपको कहूं कि I बराबर I नॉट प्लस एल्फा टी, वो बोल रहा है कि किसी परिपथ में धारा इस समीकरण का पालन करती है, यानी इस इक्वेशन के अनुसार प्रवाहित होती है। I नॉट का मान है 2 एम्पियर और एल्फा का मान है आपके 5 एम्पियर पर सेकेंड, है ना? 5 एम्पियर पर सेकेंड है। कितना है? 5 एम्पियर। एल्फा का मात्रक निकाल सकते हो ना विभव के समागता के सिद्धांत से, यहाँ पर ध्यान रखना। तो वो बोलता है कि प्रथम 3 सेकेंड में, कितने में? प्रथम 3 सेकेंड में आवेश का मान ज्ञात करो। किसका? आवेश का। तो देखो, देखिए हमने देखा था I बराबर होता है dq बटा dt। तो dq बराबर क्या? I dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो ये तो 0 से मान लो बाद में q हो जाता है। प्रथम 3 सेकेंड है, यानी प्रथम 3 सेकेंड में 0 से शुरुआत, 0 से 3 तक। कैसा है तो होगा 0 1 2 3, प्रथम 3 सेकेंड में, तो 0 से 3 सेकेंड। तो देखो देखिए क्या होगा भाई, Q बराबर यहाँ पर I की जगह हो जाएगा I नॉट प्लस एल्फा टी dt और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I नॉट टी प्लस एल्फा टी स्क्वायर बटा 2, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक। इसको आप सोल्व कर लेना। I नॉट का मान भी आपके पास है, एल्फा का मान भी आपके पास है, सबका मान यहाँ पर पुट कर देना, कैलकुलेशन कर लेना, ये आपके खत्म हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में एक छोटी सी टेबल है भाई, जो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे या आप स्क्रीन शॉट लेके रख लेना, है ना? कोशिश ये किया करो कि आप इसको कॉपी में नोट कर पाए, वरना स्क्रीन शॉट लिए हुए चीजें बहुत कम पढ़ने को मन करता है बाद में ना। मैंने भी हजारों स्क्रीन शॉट ले रखे थे, एक दिन समय मिलना सारे डिलीट कर दी, है ना? तो इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता है। तो कोशिश करो आप इसको कॉपी में नोट कर लो, ताकि कभी भी आप देख सको। अब देखो यहां पर आपका पदार्थ और यहाँ पर है आवेशवाहक। आवेशवाहक का मतलब जो धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे धातुओं में धारा प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आपका पहला पदार्थ आता है जैसे धातु, है ना, या चालक। तो इसके अंदर हमेशा धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। किसकी वजह से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आवेशवाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा देखो,
दूसरा है आपके अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन व होल। इसके बारे में थोड़ा सा सुन रखा होगा आपने, केमिस्ट्री में अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी आपने इसके बारे में सुना होगा। अर्धचालक के बाद में आपके आता है जैसे यानी गैस। तो गैस के अंदर कौन कौन होते हैं? एक तो होता है आपका धनायन व इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस होती है ना, जैसे मान लो ये चैम्बर है, इसमें गैस भरी है। इस गैस को जब आप गर्म करते हो, है ना, जब आप गैस को गर्म करते हो या इसमें स्पार्क उत्पन्न करते हो, है ना, धारा प्रवाहित करवाना चाहते हो, जब स्पार्क उत्पन्न करते हो तब क्या होता है, जैसे मान लो ये मान लो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मान लो और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है ना, या एक प्रोटॉन प्रोटॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो आप क्या करोगे, इसमें जैसे स्पार्क उत्पन्न होगी तो उस विद्युत धारा से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके बाहर आ जाएगा और पीछे वाला तो क्या बच गया, केवल धनायन। इस पीछे वाले परमाणु को क्या कहते हैं? धनायन। ये पहला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से बताया था आयन क्या होते हैं वास्तव में, ये नहीं है ना, और ये धनायन का आकार बड़ा क्यों होता है, सारी चीजें मैंने वहां बताई। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन और धनायन ये दोनों आवेश वाहक का कार्य करेंगे, क्योंकि दोनों मुक्त है, ये धारा को ले जाने काम करेंगे। लेकिन ऋणायन कभी नहीं करेगा, ऋणायन कभी भी नहीं करेगा। इसके अलावा एक और पदार्थ होता है जो सेल में प्रयुक्त होता है, याद करो, एक विद्युत अपघटनी द्रव्य, उसमें धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं ना। विद्युत अपघटनी द्रव्य या विद्युत अपघटी, है ना, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं, ये दोनों इसमें आवेश वाहक का काम करते हैं। जैसे आपका NaCl का गोल है तो Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आवेशों को ले जाने का काम करते हैं धारा प्रवाह के लिए, ये उत्तरदायी होते हैं। तो ये टेबल है छोटी सी, इसको आप याद कर लेना, ये बहुत काम किए हुए है ना। अब देखो, और अर्धचालक पूर्णचालकों में आवेश वाहक होते ही नहीं। अगर आवेश वाहक होते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह होता है, जबकि वास्तव में नहीं होता है। लकड़ी को किसी तार से टच करने पर हमें झटके का अनुभव नहीं होता है, इसका मतलब लकड़ी में से धारा का प्रवाह नहीं होता, तो पूर्णचालक है ना, इसका मतलब उसमें कोई आवेश वाहक नहीं है। अब देखो अगला टॉपिक आपके, अगला जो आपके भाई टॉपिक है वो है आपका धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व, यानी इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। अब ये धारा घनत्व क्या चीज, इसको जे से प्रदर्शित करते हैं, किससे? जे से, है ना। जैसे आपके पास में कोई तार है और ये जो तार है इसको हमने एस से काट रखा है, यहां से धारा जा रही इसमें एस से। हम जानते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, तो इसके लंबवत बाहर की तरफ यही वाली डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर, ये एंगल मान लो थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर आई ए कोस थीटा, यानी इसका एक घटक जो है वो ए कोस थीटा हो जाएगा। तो इसको भाई क्या कहते हैं, यहाँ पर जे बराबर होता है धारा बटे ए कोस थीटा, यानी धारा बटे क्षेत्रफल सदिश का धारा की दिशा में घटक, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। या किसी धारावाही चालक के एकांक काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले, है ना, या एकांक काट क्षेत्रफल के सॉरी यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे कि अनुदिश गुजरने वाले, क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या हुई कि किसी धारावाही चालक के एकांक काट क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर आई बटे ए कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसकी परिभाषा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये कि ये सदिश राशि, ये कैसे हुआ? धारा अदिश राशि लेकिन ये सदिश राशि। देखो कैसे, आई बराबर क्या हो जाएगा? जे ए कोस थीटा। तो आई बराबर आपके हो जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अदिश गुणनफल हो गया। और अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि कैसी होती है? अदिश राशि होती है। तो धारा यहाँ से अदिश राशि होगी। तो ये सदिश होगा तभी अदिश, या ये सदिश होगा तभी अदिश होगी, ये अदिश होगी तभी ये सदिश होगा। आप इसको कैसे समझ सकते हो? तो आई बराबर जे डॉट ए वेक्टर हो गया, है ना। अब अगर हम अल्पांश अगर यानी एरिया की बात करें डीए की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे बराबर डी आई अपॉन डी ए कोस थीटा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? जे बराबर ये हो जाएगा सॉरी आपके डी आई का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए वेक्टर। ये आपके समाकलन या अवकलन के सवाल इसके अंदर बनेंगे, वो सवाल आपके हो जाएंगे। अब कोई समस्या नहीं आएगी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसको केवल आई लिख देंगे, है ना।
तो ये आपके धारा घनत्व हो गया। सदिश राशि होती है, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस डायरेक्शन में होती है? धारा की दिशा में। किसकी दिशा में होती है? यानी आपके धारा घनत्व की जो दिशा है वो हमेशा धारा की दिशा में होती है। जिस दिशा में धारा जाती है उसी दिशा में धारा घनत्व की डायरेक्शन होती है। अब देखो आगे, तो यहां से अब इसका मात्रक देखो, मात्रक क्या हो सकता है? देखो इसका मात्रक क्या हो सकता है? अगर आप गौर से देखो तो I बटा ए है, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी? m0 L-2 T0 A1, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपके धारा घनत्व भी अब कंप्लीट हो चुका है।